आपके साथ अदिति अधिकारी। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसने कई लोगों की जिंदगी संवार दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में। अगर आप फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं या आपका कोई क्लोज है जो आईवीएफ कंसीडर कर रहा है, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर आईवीएफ होता क्या है, उसके रिस्क क्या है और आईवीएफ से जुड़े मिथ्स क्या है। इन सभी सवालों के जवाब देंगी हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर काबेरी बैनर्जी। थैंक यू काबेरी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। डॉक्टर बैनर्जी को इस फील्ड में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर, आप हमें अपनी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफ कीजिए और आपने कैसे ये फील्ड चूज़ की और आपने आईवीएफ का ही स्पेशलिस्ट बनना के चूज़ किया। थैंक यू वंस अगेन मुझे इस मंच में बुलाने के लिए और आईवीएफ जैसे टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि मिलियंस ऑफ कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं पर किसी कारण हो नहीं पा रहा है। मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने बताया, मोर देन 10 इयर्स, इट्स एक्चुअली मोर देन 20 इयर्स मैं आईवीएफ फील्ड में हूँ। और 1978 में जब मैं एक छोटी लड़की थी, एक तब के टाइम में मैगज़ीन्स हुआ करता था, इलस्ट्रेटेड वीकली, उसमें मैंने देखा कि एक बेबी लेबॉरेटरी से निकला है। तो मैं बहुत ही इंक्विजिटिव थी, उत्सुक थी कि ये कैसे हो गया। तब मेरा साल 8-9 वर्ष का था। फिर धीरे धीरे स्कूल पास किया और ये मेरे माइंड में था। फिर मेडिकल एंट्रेंस दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने क्लियर किया, एमबीबीएस किया। फिर जब बात आया पोस्ट ग्रेजुएशन का कि कौन से टॉपिक में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो मैंने देखा कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, एंडोक्रिनोलॉजी भी है, तो वो फील्ड मैंने एम्स में ही लिया। और फिर 3 इयर्स मैंने ट्रेनिंग किया। फिर देखा कि जो ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, इनफर्टिलिटी के बहुत आते थे और कुछ हद तक हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते थे, पर उसके बाद हम लोग एडॉप्शन या स्टॉप ट्रीटमेंट ऐसे बोल देते थे। तब मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में कॉमनवेल्थ फेलोशिप, ये एक यूके में ट्रेनिंग है, उसमें आया रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड आईवीएफ का स्कॉलरशिप। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और थैंकफुली आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ वर्किंग इन एम्स आई गॉट द स्कॉलरशिप। और 2004 में आई वेंट टू यूके टू स्टडी आईवीएफ। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे आईवीएफ वैसे आजकल बहुत एक कॉमन टर्म है, लेकिन अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली आईवीएफ होता क्या है। तो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि एक्चुअली आईवीएफ होता क्या है। सी, आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, और फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का मिलना। तो नॉर्मली जब भी प्रेगनेंसी होता है, फर्टाइल पीरियड में एग और स्पर्म बॉडी के फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं। वो किसी भी कारण, या तो एग वीक है या स्पर्म वीक है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या यूट्रस केपेबल नहीं है, या किसी भी कारण जब यूट्रस और बॉडी में नेचुरली नहीं हो पाता है, तब एग्स और स्पर्म को लेबॉरेटरी में ले जाके उनको फर्टिलाइज करके उनसे हम लोग एम्ब्रियो, स्मॉल बेबी, वो बनाते हैं। ये संक्षिप्त में आईवीएफ का प्रोसेस है। ओके, तो आईवीएफ एक वो टेक्निक है जो लोगों को हेल्प करती है कंसीव करने में, जब ट्रेडिशनल मेथड वर्क नहीं करते, राइट। तो फिर आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें आईवीएफ कंसीडर करना चाहिए। सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जो सक्सेस है वो टाइम रिलेटेड है। कई बार कपल्स जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं, 1 साल ट्राई करते हैं, फिर 2 साल, फिर कुछ और ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर मेडिसिन्स लेते हैं, फिर जब तक वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तब तक उनका टाइम चला जाता है और उनको सक्सेस देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कपल्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन अवस्था में डायरेक्ट आईवीएफ में जाना चाहिए और किन किन अवस्था में आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल या मेडिसिन से ही कंसीव कर सकते हैं। तो जिन जिन केसेस में आईवीएफ की बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लॉक्ड फलोपियन ट्यूब्स। मतलब जो हमारे बॉडी में लेडी की यूट्रस है, ओवरीज है, फलोपियन ट्यूब्स है।
फैलोपियन ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने बताया। अगर वो ही ब्लॉक्ड हो गई तो नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा। तो इन केसेस में बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आईवीएफ में जाना चाहिए। नंबर 2 इज़ जब एग क्वालिटी वीक है और एज जब एडवांस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी अगर 37-38 है, वो अगर 1-2-3 साल और मेडिसिन और दूसरे ट्रीटमेंट में गवा दे और 40 इयर्स में हम लोगों के पास आए, तब रिज़ल्ट तो आता है पर इट इज़ एज रिलेटेड। सो नंबर 2 इज़ एडवांस्ड एज। नंबर 3 इज़ जब एग की क्षमता कम है। तो ये कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। नंबर 4 इज़ स्पर्म प्रॉब्लम। जैसे नॉर्मल स्पर्म काउंट 16 मिलियन है और किसी किसी के स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन, लेस देन 5 मिलियन। और लास्ट इंडिकेशन है जब दूसरे ट्रीटमेंट मोर देन 2 इयर्स विदाउट एनी सक्सेस मिल रहा है, तब आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर, इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? और आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एक बार पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये कपल को आईवीएफ चाहिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, मेल टेस्ट, फीमेल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ट्यूब टेस्ट, स्पर्म टेस्ट, एग टेस्ट। फिर जैसे मैंने बताया, अगर एग वीक है या कुछ है तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस कपल को आईवीएफ चाहिए। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 ये देखना है कि कोई ऐसा तो फैक्टर नहीं है जिससे इनकी आईवीएफ सक्सेस रेट कम हो जाए। तो हमें इनकी एग क्वालिटी जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए। स्पर्म क्वालिटी, कभी फाइब्रॉइड्स होती हैं यूट्रस में, उनको क्लियर करना पड़ता है। ट्यूब्स में कभी कभी पानी या पस रहता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो कपल को, लेडी को आईवीएफ के लिए रेडी करना, फिट करना, ये सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है काउंसलिंग, जो कि 7 फर्स्ट में ही चलता है, और कंसेंटिंग, मतलब कपल को समझाना एग्जैक्ट प्रोसेस कैसा है और उनसे साइन लेना कि हम उन्हीं का एग्स, उन्हीं का स्पर्म ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं। फिर कपल, लेडी आती है पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे से। हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि इनको क्या डोज चाहिए इंजेक्शंस का। वो चलता है रफली 8 to 10 डेज़। और इन 8 से 10 दिन में कभी कभी हम लोगों के सेंटर में हम चाहते हैं कि सेल्फ इंजेक्ट करें। लेडीज़ को हम सिखा देते हैं कि इंजेक्शन कैसे लेना है। और ये जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है, पेशेंट्स खुद लेते हैं, ये वैसे ले सकते हैं। हम इसीलिए इंसिस्ट करते हैं क्योंकि आई पर्सनली फील कि काम से ऑफ जितना कम हो और जितना लेडी बिज़ी रहेगी अपने काम में, वो उतना ही हैप्पी, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेगी। और बार बार अगर हॉस्पिटल सिर्फ एक इंजेक्शन के लिए आ रही है तो इट इज़ अ स्ट्रेस, राइट? तो वी वांट टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस। तो ये जो 10 दिन में वी कॉल द लेडी 2 or 3 टाइम्स फॉर अल्ट्रासाउंड। 2 या 3 बार आना पड़ता है अल्ट्रासाउंड्स के लिए। और फिर 10वें दिन एनेस्थीसिया दे के हम लोग नीचे से ही अल्ट्रासाउंड गाइडेड एग्स को निकाल लेते हैं। उसी दिन हस्बैंड गिव्स द स्पर्म सैंपल और लेबोरेटरी में ले जाके एक प्रोसीजर होता है आईवीएफ और एक प्रोसीजर होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसका मतलब जिनका स्पर्म्स थोड़े वीक है या जिनकी एग की शेल थोड़ा सा थिक है, तो नॉर्मल लैब में फर्टिलाइज नहीं करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है हर एक एग में स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। फिर इसको डिश में रखा जाता है लेबोरेटरी में, कल्चर कंडीशंस, एक टेम्परेचर होता है, एक ह्यूमिडिटी होती है, एक ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। वो होता है वूम्ब का जो टेम्परेचर है, फैलोपियन ट्यूब्स की जो टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर को लैब में रेप्लिकेट करके वो डिश को रखा जाता है। उसमें वो एम्ब्रियो सेल्स डिवाइड करके पहले 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट 5 दिन तक हम लोग ग्रो करते हैं। और फिर हम पेशेंट का लाइनिंग देख के, यूट्रस को चेक करके डिसाइड करते हैं कि इसी साइकिल ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर दें। और उसके बाद हम लोग 15 डेज़ मेडिसिन देते हैं
यूट्रस को बेटर करने के लिए, एम्ब्रियोज को हेल्प करने के लिए, और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। कभी कभी सेम ही मंथ में सारा प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रोज़न इज़ समटाइम्स बेटर दैन फ्रेश, और सो द टाइम कैन बी एज शॉर्ट एज 15 दिन एंड एज लॉन्ग एज 2 to 3 months। सो डॉक्टर, आईवीएफ में लाइक बहुत सारी चीज़ें और न्यू आई हैं, तो आप क्या क्या हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें क्या क्या लाइक अप्लाई करना चाहिए? जैसे आईवीएफ फेलियर्स हैं, है ना, आईवीएफ फेलियर्स के बाद आप अगर पेशेंट जाता है गूगल में कि एटलीस्ट 20 चीज़ हैं जो आईवीएफ फेलियर में यूज़ किया जा सकता है। नाउ पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि हर 20 चीज़ पेशेंट में अगर अप्लाई करेंगे तो बेबी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको एड-ऑन्स कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मेथड्स टू इम्प्रूव सक्सेस रेट। तो हर एक्स्ट्रा मेथड से प्राइस होता है, कॉस्ट होता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन सा एड ऑन कौन से पेशेंट को दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो कि अगर किसी का डे 3 में हमने अर्ली ट्रांसफ़र किया तो उनको लेट ट्रांसफ़र करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। किसी का अगर ब्लास्टोसिस्ट किया तो अर्ली ट्रांसफ़र करके देखना चाहिए। कभी कभी एम्ब्रियोज़ को इकट्ठा करके 2 या 3 ग्रेड ए एम्ब्रियो इन मल्टीपल फेलियर्स वो करना चाहिए। फिर लेज़र हैचिंग है, एम्ब्रियो का शेल के ऊपर मल्टीपल लेज़र पंचेस करके उसको अगर हम यूट्रस में डालेंगे तब सक्सेस रेट बढ़ सकता है। फिर है एम्ब्रियो ग्लू, वो एक केमिकल होता है जो एम्ब्रियो में स्टिक कर देते हैं जिससे अटैचमेंट में बी बेटर। 2 और इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एरा और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी PGTA। तो ये 2 चीज़ जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है, और मेरे हिसाब से उससे प्रेगनेंसी हमेशा जो बढ़ेगी, इट इज़ नॉट ट्रू। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PGTA मतलब एम्ब्रियो का बायोप्सी लेना। एम्ब्रियो का हम कौन सा पार्ट से बायोप्सी ले रहे हैं, इज़ इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेबी, उससे क्या हमारे रिजल्ट ज़रूर बढ़ेंगे। सो ये एड-ऑन्स का जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, और पेशेंट को क्लियरली बताना चाहिए कि हम क्या बिलीव करते हैं और क्यों बिलीव करते हैं। तो जो आईवीएफ जो चूज़ कर रहे हैं, जो कपल्स या केयर गिवर्स, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता होगा, ऐसे में उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो आप उनको किस टाइप की काउंसलिंग सजेस्ट करते हो, या फिर आप भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो ऐसे कपल्स को? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जो कपल है जिनको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, जो सालों साल ट्राई कर रहे हैं और फिर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, जायज़ है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है। तो फर्स्ट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू उनका स्थिति को समझना, उनसे ये कहना कि यस हमें समझ आ रहा है कि आप स्ट्रेस्ड है और ये प्रोसीजर्स हैं, इतना इतना टाइम लग सकता है, इतना इतना इनका सक्सेस रेट्स हैं। तो बिगिनिंग में ही अगर सारा टाइम टेबल, सारा जो रास्ता है, पाथ है, क्लियरली हम उनको बता देंगे तो कपल्स को एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं। स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब आपको पता ही नहीं कि ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, फेलियर क्यों हुआ है, कोई कुछ समझा नहीं रहा है। तो इस फील्ड में कम्युनिकेशन, वार्तालाप पेशेंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन आईवीएफ डॉक्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा टीम का बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट तो मेन डॉक्टर से कभी कभी मिलता है और ये भी सोच सकता है कि शायद इनके पास टाइम नहीं है, पर जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास पेशेंट्स जाता है, अपना मन की बात बोलती हैं, तो उनको बहुत ही केयरफुली पेशेंट्स का बात समझना चाहिए। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हर आईवीएफ सेंटर में एक काउंसलर भी होता है जो कभी कभी जूम कॉल में या कभी कभी फेस टू फेस उनको ये सारी स्थिति समझती है और उनके हाथ पकड़ के पेशेंट को आगे ले जाता है। ओके, तो जैसे आईवीएफ जो चूज़ कर रहे हैं उनमें पेशेंस और कमिटमेंट होना तो ज़रूरी होता है, तो इस पूरे प्रोसेस की एक्चुअली कॉस्ट क्या होती है?
तो ये देखिए, जैसे अगर हम सिर्फ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देखें, आईवीएफ का कॉस्ट आई विल कम। फॉर एग्जांपल, कोई कपल आता है और कहते हैं कि हम लोग 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और हमारा अभी तक बेबी नहीं हुआ है, तो हम लोग बेसिक टेस्ट करते हैं। एक फर्टाइल पीरियड होता है, जो लेडी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड का फर्स्ट डे और नेक्स्ट पीरियड नॉर्मली 30 डेज़ का होता है। इसका बीच का टाइम सबसे फर्टाइल कहते हैं। कभी कभी कपल्स को पता ही नहीं होता है कि ये फर्टाइल पीरियड क्या है, तो ये सिंपल काउंसलिंग कि पीरियड स्टार्ट हुआ, आप 10th डे से ट्राई करिए और 20th डे तक अल्टरनेट ट्राई करिए, बस दिस इज़ इनफ। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, इजंट इट? देयर इज़ नो कॉस्ट टू इट। बट नाउ कभी कभी ये सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं होता है, देन वी कम टू आईवीएफ। आईवीएफ में कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाता है। सो द फर्स्ट अटेम्प्ट कॉस्ट इज़ यूजुअली दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 1.5 to 1.8 lakhs होता है वन साइकिल। समटाइम्स इट इज़ द फर्स्ट साइकिल, समटाइम्स यू मे टेक 2 or even 3 attempts। तो ये सारा क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट विच आई वांट टू से, एक तो हुआ जस्ट काउंसलिंग, एक हुआ आईवीएफ। नंबर 3 है सिंपल प्रोसीजर्स, जैसे यूट्रस को वॉश कर दिया, एक लैप्रोस्कोपी कर दिया, दे कॉस्ट 20,000 30,000, उसमें भी प्रेगनेंसी हो सकता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से वन प्राइस एंड बेबी, वी हैव टू काउंसिल द कपल। ओके, तो कॉस्ट तो आपने हमें बता दी, अब आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि इस प्रोसेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि जो भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास आते हैं, कुछ आउटकम सोच के आते हैं कि हम इनके पास गए हैं, हमें बेबी चाहिए, पर उसमें कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं। क्या प्रोसेस हो सकते हैं जिससे उनको रिस्क हो सकता है? नंबर 1 इज़ मेडिकेशन। हर मेडिकेशन, चाहे वो ओरल मेडिसिन हो, चाहे वो इंजेक्टेबल हो, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। नंबर 2 इज़ एनेस्थीसिया। कोई भी पेशेंट आईवीएफ में एग्स निकालने के लिए लेडी को माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी रिस्क होती है। और नंबर 3 है प्रोसीजर पर से, जैसे एग्स जो हम लोग निकालते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड निकालते हैं, तो एक नीडल बिल्कुल पेशेंट के बॉडी के अंदर जाती है और वहाँ से एग्स निकाला जाता है, तो पास में दूसरे स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो भी इंज्योर हो सकते हैं। सो रिस्क ऑफ मेडिकेशन जैसे इंजेक्शंस 90%, नो रिस्क नो कॉम्प्लिकेशन। किसी किसी को हेडेक, मूड चेंजेस हो सकता है। और एक चीज़ जो 5 साल पहले बहुत ही कॉमन था आईवीएफ में, वो था हाइपर स्टिमुलेशन। मतलब ओवरीज इतनी बड़ी हो गई इंजेक्शंस के कारण कि पेशेंट का किडनीज ही ख़राब हो गया, उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। बट थैंकफुली इन द लास्ट 5 years 10 years आईवीएफ के प्रोटोकॉल्स ऐसे हो गए कि ये 0.001% भी रिस्क नहीं है। एनेस्थीसिया का रिस्क, इट इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार एंड गेटिंग एन एक्सीडेंट, और फ्लाइट चढ़ना, और फ्लाइट चढ़ने में जो रिस्क है वो भी एनेस्थीसिया का रिस्क है। और नीडल इंजरी इज़ अबाउट लेस देन 1%। तो ये सारी रिस्क होती हैं। मतलब रिस्क तो काफ़ी हैं आईवीएफ में भी। उसके है। साथ ही कई मिथ्स भी हैं जो हम लोगों ने आईवीएफ के बारे में सुने हैं, तो ऐसे आप हमें क्लियर कर दें प्लीज़ हमारी ऑडियंस को कि इन मिथ्स क्या क्या मिथ्स हैं। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, और सबसे पहले क्योंकि वर्किंग वीमेन आती हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या हमारा नौकरी छोड़ना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए? तो द आंसर इज़ नो। आपको कोई भी आपका जो नॉर्मल लाइफ है उससे कोई चेंज नहीं चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। हाँ, जिस जिस दिन आपको एनेस्थीसिया मिलेगा उस दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। जिस दिन ट्रांसफ़र होगा, एम्ब्रियोज वापस डालेंगे, 2-3 दिन रेस्ट चाहिए। बट देर इज़ नो नीड ऑफ बेड रेस्ट, एंड बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अपनी नौकरी या काम छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आई फील कि आपको करना चाहिए, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए ताकि आप सारा टाइम इसी में स्ट्रेस्ड ना हो। नंबर 2 मिथ इज़ कि इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है इस प्रोसेस में।
तो पहले ज़माने में जो इंजेक्शंस होते थे वो पेनफुल इंजेक्शंस होते थे। अभी जो नीडल्स है उसको सबक्यूटेनियस कहते हैं, जो बिल्कुल स्किन में प्रिक हो जाती हैं, डायबिटीज़ की नीडल की तरह, तो उसमें पेन नहीं है। जो प्रोसेसेस पेनफुल है वो एनेस्थीसिया में होती है। सो नंबर 2 मिथ, इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस, इट इज़ डेफिनेटली बेरेबल, मतलब हम बेयर कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ कि इट इज़ 100% सक्सेसफुल, कि जब भी हम IVF, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम IVF करेंगे और जब हम IVF करेंगे तब हमारा बेबी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, मतलब डोनर एग्स, डोनर स्पर्म, सरोगेसी, ये सब करना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट 100%, दो सक्सेस रेट इन गुड पॉपुलेशन, मतलब यंग पेशेंट्स, गुड इंडिकेशन, कैन बी एज हाई एज 80%। और नंबर 4-5 है कि पेनफुल है, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड, इट इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली, कि यू नो हमें वी हैव टू सेल आवर हाउस और सब कुछ करके ही इस ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। हाँ, एक्सपेंसिव है, बट इट इज़ नॉट लाइक अदर प्रोसीजर्स जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो। एक मिथ डॉक्टर बहुत फेमस है कि IVF बेबीज जो होते हैं वो नॉर्मल बेबीज से मतलब अनहेल्दी होते हैं, ऐसा है क्या? लाइक उनकी लाइफ लाइन थोड़ी कम होती है नॉर्मल बेबीज के कंपैरिजन में। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। जो नॉर्मल बेबीज़ होती हैं उनमें भी 1 to 2% मैलफॉर्मेशन होती है। आपने सुना होगा पड़ोस में या फैमिली में कि उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, या नेचुरल कंसेप्शन, या किसी को मिसकैरेज हो गया, वो भी नेचुरल कंसेप्शन। IVF में अगर कंसेप्शन आप देखें, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन मतलब बेबी में प्रॉब्लम 1 to 2% नेचुरल में है, IVF में 2 to 2.5%, मतलब 1% बढ़ता है। मिसकैरेज रेट 10% नेचुरल में, IVF में 15-18%, 5 से 8% बढ़ता है। एज रिलेटेड रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IVF से रिस्क उतना नहीं बढ़ता जितना लेडी का एज बढ़ने से रिस्क बढ़ता है। और लॉन्जेविटी तो बिल्कुल ही मिथ है। ऑल IVF बेबीज आर लिविंग एज लॉन्ग एज द नॉर्मल बेबीज, दो द ओल्डेस्ट IVF बेबी इज स्टिल जस्ट अबाउट 40 years old, 40 साल की है ओल्डेस्ट IVF, तो अभी तो टाइम लगेगा। तो अभी तक लाइक कोई 80 या 70 क्रॉस नहीं किया है किसी IVF प्रोसीजर ही इतना ओल्ड है। ओके ओके। और ऑल्सो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक सेरोगेसी है, IVF है, तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है? सी, IVF होता है कि लेडी का खुद का एग लिया है, हस्बैंड का खुद का स्पर्म लिया है, उसको लैब में फर्टिलाइज करके लेडी का यूट्रस में डाल दिया, दैट इज सेल्फ एग IVF। फिर होता है डोनर एग IVF। लेडी का एग का बैंक बिल्कुल नहीं है, सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं, एग्स नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लेडीज़ का एग का जो डाउनफॉल है ये 32, 33, 34 से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए द बेस्ट टाइम फॉर यंग पीपल टू गेट प्रेग्नेंट इज़ लेस देन 32, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। फिर है लेस देन 35। तो सपोज 38, 39 में ट्राई कर लिया, नहीं हुए, देन वी से आइदर यू स्टॉप ट्रीटमेंट कर दीजिए या बैंक से यंग एग लेके करिए। ये हो गया डोनर एग, हस्बैंड का ही स्पर्म होता है। फिर किसी किसी लेडीज़ में, और ये नया ART जो रेगुलेशन आया है उसमें सरोगेसी, मतलब यूट्रस भी लेडी का नहीं है, यूट्रस किसी और लेडी का है। और इसके बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस है। कौन से इंडिकेशंस है? जबकि लेडी का खुद का ही यूट्रस नहीं है। ये कुछ कुछ कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हैं, कोई गर्ल्स बॉर्न होती हैं जिनके ओवरीज तो होते हैं, अंडकोश होता है पर बच्चेदानी नहीं होता है, उनमें सरोगेसी, तो उनका एग्स ले लिया, हस्बैंड का स्पर्म ले लिया, किसी और का यूट्रस में डाल दिया। किसी को किसी कारणवश यूट्रस की सर्जरी करनी पड़ती है, यूट्रस नहीं है। देन नंबर 3 इस किसी का यूट्रस में मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉसेस, मिसकैरेज, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर उनका यूट्रस में नहीं करते हैं, फिर किसी और यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे ही मल्टीपल IVF फेलियर, मतलब उनमें 3-4 बार ट्राई हो गया है,
फिर उनकी यूट्रस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर हम सरोगेसी करते हैं। और लास्टली बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कोई कोई लेडीज़ में किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, कोई एपिलेप्सी की मेडिसिन लेते हैं, उनमें प्रेगनेंसी होना रिस्की है, तो उनके लिए सरोगेसी इज़ इंडिकेटेड। और जो हमारे जैसे कोई कपल्स या फिर कोई केयर गिवर्स जो आईवीएफ चूज़ करने वाले हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस या कोई सजेशन देना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, टाइम आप जो भी अपना, अगर आप यंग कपल्स हैं और 1 ईयर में कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है प्रेगनेंसी का, देन यू मस्ट शो टू अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, नंबर 1। और नंबर 2 है कि अपना लाइफस्टाइल में ध्यान दीजिए। जो हमारी अभी सेडेंटरी पॉपुलेशन है, फ़ोन में हम लोग सब लगे रहते हैं, एक्सरसाइज कम है, खाना पीना ठीक से नहीं है, सारा हम लोग ऑर्डर करते हैं, लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी बैड। सो प्लीज़ करेक्ट योर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहिए, ड्रग से दूर रहिए, एक्सरसाइज करिए और टाइम से अपना ट्रीटमेंट करिए। थैंक यू डॉक्टर बनर्जी, हमें अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और आईवीएफ से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच।